हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत दिनों बाद इकोनॉमी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, सारे आईएएस के हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके रिसेंटली यानी कि नवीनतम हैं और इसलिए इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़रूरी है और इसीलिए चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से पढ़िएगा और आसानी से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से उत्तर मिल जाएगा। पहला प्रश्न है आज का, भारत में 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में आयोजना प्रक्रिया ने पूर्व काल की आयोजना प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले बात तो प्रश्न को समझ लें। कह रहा है कि भारत में जो 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में कार्य किया गया वो पहले के कार्य के तुलना में उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण नहीं कर पाया। क्या रीज़न था ऐसा कि पहले की तुलना में 90 के दशक में किया गया औद्योगिक क्षेत्र में काम उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ? आपको रीज़न बताना है, वो कौन सा रीज़न हो सकता है। पहला है मतलब कौन सा रीज़न नहीं है, यानी कि बाकी सब होंगे, कोई एक होगा जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि 90 के दशक में जो औद्योगिक क्षेत्र में काम किया गया वो पहले के टाइम में जो काम किया गया था उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ। इसके लिए क्या रीज़न है जो जिम्मेदार नहीं है? पहला, उदारीकरण के आगमन के साथ योगी निवेश, यानी कि कह रहा है उदारीकरण के आगमन के साथ यहाँ पे औद्योगिक निवेश होगा बच्चों। औद्योगिक निवेश, औद्योगिक निवेश को कह रहा है कि बहुत हद तक निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्र के दायरे में रखा गया। पहला आई थिंक समझ में आया होगा कि उदारीकरण के आगमन के साथ ही जो औद्योगिक निवेश है, जो औद्योगिक विकास है, उसको बहुत हद तक निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्र के दायरे में रखा गया। क्या ये रीज़न सही बात है? दूसरा, बाजार के केंद्रीय स्थान ग्रहण कर लेने के साथ अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय योजना की भूमिका अनावश्यक हो गई। क्या ये बात सही है कि बाजार के केंद्रीय स्थान ग्रहण कर लेने के साथ ही जो अन्य क्षेत्र हैं या अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय योजना की भूमिका अनावश्यक रही, यानी कि उतना आवश्यक नहीं रही। तीसरा है, आयोजना का केंद्र मानव संसाधन विकास आधारित संरचना, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण जैसे क्षेत्रों में आंतरित हो गया। क्या ये बात सही है कि आयोजना का जो केंद्र था वो मानव संसाधनों के विकास पर आधारित संरचना, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण जैसे क्षेत्रों पर ही आधारित हो गया था? चौथा, राष्ट्र की प्राथमिकताएं औद्योगिक विकास से दूर हटकर ग्रामीण विकास हो गई थी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा रीज़न है जो जिम्मेदार नहीं है जो 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में काम किया गया उसके पीछे होने का? तो आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा रीज़न है जो जिम्मेदार नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को आई थिंक उत्तर समझ में आ गया होगा कि कौन सा रीज़न है जो जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप सभी को पता है कि कौन सा नहीं होगा, तो ये आपका चौथा ऑप्शन नहीं होगा। राष्ट्र की प्राथमिकताएं औद्योगिक विकास से दूर हट गई थी, ये बात जो है ये सही नहीं है। और बाकी जो है बाकी बातें बिल्कुल सही हैं कि आयोजना का केंद्र मानव संसाधन विकास आधारित संरचना हो गया था, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण जैसे क्षेत्रों पर ही जो योजना था वो स्थित हो गया। और पहला भी सही, उदारीकरण के आगमन के साथ औद्योगिक निवेश बहुत अधिक हद तक निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्रों के दायरे में इसको रखा गया था, ये भी सही है। और दूसरा भी सही है कि बाजार के केंद्रीय स्थान ग्रहण कर लेने के साथ अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय योजना की भूमिका अनावश्यक हो गई। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। जो 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में कार्य किया गया है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुआ, उसके लिए तीनों रीज़न जिम्मेदार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन चौथा जो है इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, इसलिए आपका जो चौथा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये औद्योगिक और कृषि ग्रामीण विकास सभी को ध्यान में रखा गया था कि औद्योगिक विकास भी हो
ग्रामीण विकास भी हो, कृषि विकास भी हो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि औद्योगिक विकास से हम दूर हट गए थे, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही नहीं होगा, चौथा नहीं सही होगा बच्चों, बाकी सभी सही हैं। चलिए, कथन है और कारण है। कथन और कारण के प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। देखिए क्या दे रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है, यानी कि अभी प्राप्त नहीं हुआ, अभी बाकी है। नीचे से ऊपर मतलब आप समझ रहे होंगे जो है बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ विकास, यानी कि धरातल से या मूल से शुरुआत करके ऊपर की तरफ जाना या बॉटम टू टॉप जाना। कह रहा है कि नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है, यानी कि अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कारण कह रहा है, गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार रहता है। कह रहे हैं कि गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। अब आपको बताना है कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ध्यान से पढ़िए। मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया है, पहले कथन पढ़ना है, फिर क्यों की लगाना है, फिर कारण पढ़ने के बाद फिर इसलिए लगाना है। तो नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है, क्योंकि गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार करता है, ये करने के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी प्राप्त नहीं हो मतलब हुआ है या अभी प्राप्त होना है। तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि कथन की व्याख्या कारण कर रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसको पढ़ने के बाद जब हम इसे पढ़ रहे हैं और कथन को कारण से रिलेट कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि गांव एक इकाई के रूप में है जो आर्थिक व्यवहार के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, यानी कि शुरुआत यहीं से होता है आर्थिक चीज़ों की, अर्थव्यवस्था का, आर्थिक लाभ का। इसलिए अगर यहाँ से विकास शुरू करेंगे तो विकास ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि हमारा लक्ष्य भी है, लेकिन अभी तक ये क्या है, अभी ये पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन है, यदि 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर दी गई है, फिर भी भारतीय आर्थिक नियोजन अभी चालू है, इसका क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आईएएस का है। कह रहा है, यद्यपि 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर ली गई है, यानी कि हमने औद्योगिक विकास को, बाजार को स्वीकृत कर लिया है, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन अभी भी चालू है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम आर्थिक यानी कि जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग होता है उसको जारी रखे हुए हैं। इसके लिए क्या प्रमुख कारण है जो जिम्मेदार है, जो हमने अभी भी इसको प्राप्त नहीं किया, बल्कि अब हम प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। पहला है, यह संवैधानिक अपेक्षा है। क्या ये संवैधानिक अपेक्षा है आर्थिक नियोजन? दूसरा, लोक क्षेत्र में पहले से लगाई गई भारी मात्रा में पूंजी की देखभाल आवश्यक है। क्या ये बात सही है कि जो लोक क्षेत्र में पहले से भारी मात्रा में पैसा लगाया गया है उसकी देखभाल आवश्यक है? और तीसरा है, पंचवर्षीय योजनाएं बाजार समर्थक रीति से अर्थव्यवस्था को दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य प्रदान करती रह सकती हैं। तो आपको बताना है कि आपका चौथा ऑप्शन है कि बाजार अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र तक सीमित है और कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है। आपको बताना है बच्चों कि यद्यपि 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था हमने स्वीकृत कर लिया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी भी चालू है। इसका क्या कारण है, क्यों अभी भी आर्थिक योजना चालू है, क्या रीज़न है इसके लिए? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भले ही आपको थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बहुत आसान है। सीधे सीधे कह रहा है कि हमारी जो बाजार अर्थव्यवस्था है ये मुख्यतः उद्योगों पर और वाणिज्य पर आधारित हो गया है, उन्हीं तक सीमित हो गया है, जिसकी वजह से जो कृषि में केंद्रीय योजना है इसकी आवश्यकता है। यानी कि कृषि क्षेत्र में भी केंद्रीय योजना होनी चाहिए, जो कि अभी तक उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र में ही सीमित हो गया है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आर्थिक योजना जो आपका चला आ रहा है ये काफ़ी हद तक क्या हो सकता है,
इसमें कमी लाई जा सकती है, क्योंकि अभी भी हमने अपने मूल को, अपने आधार को मजबूत नहीं किया है। हमें अपने आधार में, अपने कृषि क्षेत्र में और ज़्यादा बेहतर काम करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि 1991 से ही बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत करने के बावजूद भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी भी चालू है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने उद्योग और वाणिज्य में तो बढ़िया मुकाम हासिल किया, लेकिन कृषि कहीं ना कहीं पीछे रह गया है और उसको भी आगे लाने की आवश्यकता है। चलिए बच्चों, आपका अगला प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं विथ ईयर और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सभी को पता है कि इन संस्थाओं की जो स्थापना है ये कब कब की गई है, और उसके आधार पे आप लोगों को सीक्वेंस में लगाना है और बताना है कि सबसे पहले किसकी गठन किया गया, उसके बाद और उसके बाद। पहला है कालक्रम में क्रमबद्ध तरीके से करना है, सभी को पता है क्रमबद्ध मतलब पहले और उसके बाद का क्रम आएगा। बहुत आसान है बच्चों। पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई, ये किस ईयर की घटना है। दूसरा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, यानी कि जो आपका NDA है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तीसरा है स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन, ये भी बता चुकी हूँ कि अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है, कब कब हुआ है और क्यों हुआ है, सब चीज़ें बताई हूँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारत सदस्य कब बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि इसका संस्थापक देशों में हम हैं, और आपको IMF की स्थापना कब हुई, कब से काम करना शुरू किया, हर चीज़ आपको पता है। तो अब आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही आसान है आप सभी के लिए, और आई थिंक आप लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से बता सकते हैं। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, और आई थिंक आप सब लोग इसको जो है बहुत आसानी से बता सकते हैं और बता भी रहे होंगे, क्योंकि इतना आसान है ये। अगर एक चीज़ आपको एक ही बात पता है ना, तो भी आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं सॉल्व। आप सभी को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया है, 1951 में आया है, 1951। राष्ट्रीय विकास परिषद आप सभी को पता है 6 अप्रैल 1952 में आया है, नो डाउट, इसमें आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, बताई हूँ क्लास में। और मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार जो हुआ था 1949 में हुआ था, नो डाउट। और आपका IMF की जो स्थापना है आप सभी को पता है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ, 1944 की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था 1945 में, जिसका संस्थापक सदस्य देश भारत है, और 1947 से इसने काम करना शुरू किया था। सारी बातें बता चुकी हूँ, बहुत आसान है। आप सभी को अगर इतना ही याद है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का सदस्य भारत कब बना था, क्योंकि ये संस्थापक देशों में था, तो जाहिर सी बात है 44-45 में वो शामिल है, और सबसे पहली घटना यही है। और आप देख रहे हैं सबसे पहली घटना केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। और अगर आपको सिर्फ इतना ही याद होता कि ये सारी घटनाएं IMF के बाद की हैं, जो कि बहुत ईजी हैं, नॉर्मल सी बातें, वनडे एग्ज़ाम्स में ये इंडिविजुअल पूछे जाते हैं, कब शुरू हुआ पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, या भारत IMF का सदस्य कब बना, या जो भी चीज़ें हैं अवमूल्यन कब हुआ था, ये वनडे एग्ज़ाम्स में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इतना बहुत आसान क्वेश्चन था आप सबके लिए, तो आप सभी को पता चल ही गया है। पहले नंबर पे आपका IMF आएगा, दूसरे नंबर पे 49 की घटना, तीसरे नंबर पे पंचवर्षीय योजना, और चौथे नंबर पे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो आप सभी को बच्चा लोग उत्तर मिल गया है। कितना आसान था आप लोगों के लिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो आसान होते हैं। जैसे कि सामने आपके IAS का प्रश्न है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है, दिमाग लगा के भी उत्तर बता सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में रुपए का 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कितना आसान और शानदार प्रश्न है। आप सभी के लिए ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनका नेचर भी पता होना चाहिए। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लें। यदि आप अपनी बैंक के मांग जमा खाते में रुपए 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अपने मांग जमा वाले खाते से अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले, तो इससे अर्थव्यवस्था पे क्या तत्काल रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। पहला है,
यानी कि तुरंत क्या इफेक्ट आएगा। पहला है मुद्रा की समग्र पूर्ति में रुपया 1 लाख की कमी आएगी। क्या मुद्रा की जो समग्र पूर्ति आरबीआई के द्वारा किया गया अर्थव्यवस्था में, क्या उसमें 1 लाख की कमी हो जाएगी। दूसरा कह रहा है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि हो जाएगी। क्या ये बात सही है। तीसरा, मुद्रा की समग्र पूर्ति में रुपीस 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। क्या 1 लाख से अधिक की वृद्धि हो जाएगी। और चौथा है मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। इकोनॉमी पढ़ लिए हैं आप लोग तो उत्तर देना आसान होगा। सोच के बताइएगा, अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए निकालते हैं तो क्या तत्काल अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। काफ़ी आसान है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। और आई थिंक आप सभी को इसका उत्तर पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। मुद्रा के समग्र पूर्ति में अपरिवर्तित रहेगा। चूँकि आप सभी को पता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्राएं M1, M2 मैंने पहले ही बताया था, M1, M2, M3, M4 के रूप में रहता है। और जिसमें आपने देखा था जो है सभी मुद्राएं होती हैं, जिसमें आपके बैंकों के पास चालू खाता भी होता है, बचत खाते का भी होता है, साथ ही फिक्स डिपॉजिट भी शामिल होता है। इसके अलावा आपको पता है कि उस मुद्रा में आपका जो भी आपके डाक बचत मतलब जो भी डाकघरों में होते हैं खाते वो भी आते हैं, जो लोगों के पास पैसे वो भी आता है, आरबीआई के बने हुए करेंसी तक आ जाते हैं जो आरबीआई अपने पास रखता है बैंकों का, और बाकी अपनी अन्य मुद्राएं सब कुछ, यानी कि अर्थव्यवस्था का मतलब सारी मुद्राएं जो विभिन्न रूपों में अलग अलग क्षेत्रों में वो आ जाती हैं। यानी कि ये पैसा भी अर्थव्यवस्था का ही तो एक पार्ट है जो 1 लाख रुपए आपने बैंक से निकाले हैं। तो अब तत्काल रूप से कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बैंक में है या लोगों के पास, वो अर्थव्यवस्था में ही माने जाएंगे। ये अलग बात है जब लोगों के पास आते हैं तो लोग निवेश करते हैं और उससे नया उत्पादन भी कर सकते हैं या खरीद बिक्री के काम करते हैं, तो उससे धीरे धीरे करके दीर्घकाल में इफेक्ट आ सकता है कि उससे 1 लाख से बढ़ सकता है, घट भी सकता है। मुनाफा हुआ तो बढ़ा, घाटा हुआ तो घट गया, तो वो तो बाद में पता चलेगा, बाद में इफेक्ट उसका देखने को मिलेगा कि 1 लाख रुपए किसी ने बैंक से निकाला तो किस क्षेत्र में लगाया, फिर उससे फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या इफेक्ट आया, वो दूसरी बातें। लेकिन फिलहाल तत्काल रूप से जैसे निकाल के लेके आ रहे हैं तो उससे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक में था तब भी अर्थव्यवस्था का पार्ट था, आपके हाथ में गया तब भी अर्थव्यवस्था का पार्ट है। बस ये है कि आप उसको निवेश करके उस पैसे को कई गुना में तब्दील करते तो अर्थव्यवस्था में पैसे का जो है मात्रा वो बढ़ सकती थी। तो समझ में आया होगा बच्चों कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी आईएएस का है, काफ़ी शानदार है और बहुत ईजी आप लोगों के लिए, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ मैं। CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब कुछ पढ़ाया आप लोगों को, कुछ भी नहीं बचा, सारे टर्म्स पता हैं आपको मौद्रिक नीतियों का। और उसी से क्वेश्चन है आईएएस 2020 का, काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है, और इसके पहले जो आपने सॉल्व किया वो भी 2020 का ही था। तो इसमें काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है कि आप लोग देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले वर्षों में बने हैं, और आगे भी इसी तरह के प्रश्न लगभग बनते रहेंगे। तो बताएंगे बच्चा लोग, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्या नहीं करेगा अगर आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करती, यानी कि मुद्रा जो है उसकी मात्रा बढ़े, लोगों के बीच में आए, मार्केट में आए पैसा, अगर ये आरबीआई चाहती है और वो इस तरह का निर्णय लेती है तो वो क्या नहीं करेगी, आपको ये बताना है। पहला है वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। क्या इसके लिए वो वैधानिक जो तरलता अनुपात है उसकी दर को घटा देगा। दूसरा है सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ा देना। क्या सीमांत अस्थायी सुविधा दर यानी कि MSF को बढ़ा देगा। तीसरा है बैंक दर को घटाने तथा रेपो दर को भी घटाने का काम करेगा। क्या बैंक दर और रेपो रेट दोनों को घटा देगा। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बताना है बच्चा लोग कि कौन कौन से कदम आरबीआई उठाता है जब उसे अर्थव्यवस्था में तेज़ी लानी होती है, जब उसे पैसे की आपूर्ति मार्केट में बढ़ानी होती है, तब वो कौन कौन सा कदम उठाता है। मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि 2 तरह के कदम उठाता है आरबीआई, एक तो परिमाणात्मक होता है और एक गुणात्मक होता है। और इन दोनों में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हैं जो परिमाणात्मक में आते हैं, कौन कौन से हैं जो गुणात्मक में आते हैं, किस में घटोत्तरी करेगा, किस में बढ़ोतरी करेगा, जब घटाएगा तो क्या होगा और जब बढ़ाएगा तो क्या होगा, आप सभी को पता है। तो आई थिंक आप लोग इसका अच्छे से उत्तर दे सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये नहीं होगा। सीमांत अस्थायी सुविधा को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि जब घटाएगा तब क्या होगा, पैसा मार्केट में बढ़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि सारे जो बैंक हैं मोस्टली आरबीआई से वो उधार लेते हैं और उधार लेने के लिए उन्हें कई सारे तरीके अपनाने होते हैं, जिसमें से आपका एक है सीमांत अस्थायी सुविधा MSF। इसके तहत जो बैंक हैं ये अंतर बैंक तरलता में कमी को पूरा करने के लिए अल्पकालीन या आपातकाल की स्थिति में आरबीआई से उधार लेते हैं। यानी कि जब उन्हें अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, आपातकाल की स्थिति हो, यानी कि पैसे की बहुत कमी है और उस ज़रूरत को पूरा करना है, तो जो आरबीआई है उससे वो सीमांत अस्थायी सुविधा के आधार पर पैसे उधार ले लेते हैं अल्पकाल के लिए। और अगर इसका दर बढ़ा देगी आरबीआई तो जाहिर सी बात है वो लोग पैसा ज़्यादा उधार नहीं ले पाएंगे, और नहीं ले पाएंगे तो अर्थव्यवस्था या मार्केट में पैसा कम आएगा। आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। जब भी बढ़ेंगी चीज़ें तो मुद्रा अविस्फीति आएगा, और जब इन सारी चीज़ों का दर घटा दिया जाएगा तो मुद्रा स्फीति आता है। तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही है, घटाने की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है जब घटेगा तो बैंकों को आसानी से चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, लोन मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। तो आपका पहला तीसरा तो सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये बढ़ाएगा नहीं। अगर बढ़ा देगा तो प्रसारवादी नीतियाँ नहीं, फिर तो संकुचनवादी नीति हो जाएगी, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति को घटाने का प्रयास कर रहा है आरबीआई। चलिए, ये क्वेश्चन भी IAS का है और बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, इसका उत्तर भी गंभीरता से दीजिएगा। इसके क्वेश्चन में ही उत्तर है, यानी कि आप इसके जो भी ऑप्शन है ना, ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते ही जान जाएंगे कि आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही है। यानी कि देखिए आपके सामने कूट है और आप कूट की सहायता से अपना उत्तर देने वाले हैं, और इसलिए आप लोग ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर जो है कूट की सहायता से उत्तर देंगे। आप लोगों के सामने कूट है और कूट आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उत्तर बहुत आसानी से निकलता है। तो फिलहाल तो प्रश्न में कुछ नहीं है दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कौन से कथन हैं जो कि सही हैं, और जिसमें आपका पहला कथन है वाणिज्यिक पत्र अल्पकालिक प्रतिभूति रहित बचत पत्र हैं। क्या वाणिज्यिक पत्र यानी कि जो कॉमर्शियल जो है बॉन्ड होते हैं, पत्र होते हैं, क्या वो अल्पकालिक प्रतिभूति रहित बचत पत्र होते हैं? दूसरा, जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रपत्र है। क्या ये बात सही है? और तीसरा है आपका सीकर अवधि अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्पावधि वित्त है। यानी कि यहाँ पे बच्चों रहेगा शीघ्रावधि, यानी कि शीघ्रावधि द्रव्य। आपको ये बताना है कि आपका शीघ्रावधि द्रव्य, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे होना चाहिए आपका, ध्यान से देख लीजिएगा, शीघ्रावधि, शीघ्रावधि यानी कि जल्दी, कम समय के लिए, शीघ्रावधि। और ब्रैकेट में दिया है CAL, काल मनी, काल मनी, शीघ्रावधि ब्रैकेट में दिया है काल मनी, अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्पावधि का वित्त है। क्या ये बात सही है? शीघ्रावधि या जो काल मनी है
ये बैंक आपस में ही लेन देन के लिए उपयोग में लाते हैं और ये कम समय के लिए होता है। तीसरा है शून्य कूपन बॉन्ड। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड होते हैं। क्या जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, जो अनुसूचित व्यापारिक जो बैंक हैं, इनके द्वारा निर्मित किया जाने वाला ब्याज के साथ अल्पकालिक बॉन्ड है? आपको बताना बच्चा लोग कौन सा सही है, और ये आपके लिए काफ़ी आसान है और आप इसे बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आप देखने चलिए एलिमिनेट करते हैं। फिलहाल तो आपके सामने मैं देखिए ऑप्शन भी मैंने रख दिया है, आप कूट की सहायता से उत्तर दे सकते हैं। तो अगर कूट की सहायता से उत्तर दे रहे हैं बच्चा लोग, तो आप सभी को पता है, लिखा है ना शून्य कूपन बॉन्ड। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य, यानी कि ऐसा कूपन बॉन्ड, ऐसा शून्य कूपन। कूपन मतलब होता है कि जो मतलब जो बॉन्ड होता है उसके साथ जो फ़ायदा दिया जाता है, अगर वो शून्य है तो ऐसे जो ब्याज सहित जो बॉन्ड बता रहा है ना, ये गलत है, क्योंकि ये ब्याज सहित नहीं होता, ये ब्याज रहित होता है, यानी कि बिना ब्याज का होता है। शून्य दिया ही है, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिस पर जीरो ब्याज, जिस पर जीरो फायदा के आधार पर बेचा जाता है। यानी कि ये जो बॉन्ड होते हैं जीरो कूपन वाले, ये डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं, यानी कि बट्टे पर बेचे जाते हैं। ये बट्टे पर होते हैं, या जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट पे होते हैं। इन पर कोई ब्याज वाली बात नहीं होती। तो ये ब्याज सहित की जगह अगर ब्याज रहित होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ये बिना ब्याज का होता है, ये बट्टे पे यानी कि डिस्काउंट पे बेचा जाता है, और जितने का डिस्काउंट दिया जाता है उसी हिसाब से पैसे वापस दे दिए जाते हैं। जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है, आपको डिस्काउंट पे यानी कि 70 रुपये में मिल गए, और आपने जब वापस उस बॉन्ड को बेचा तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिला जितने का वो बॉन्ड था। तो डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं, बाद में पूरा पैसा पे कर दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, ब्याज रहित है। तो चौथा अगर नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अब या तो पहला दूसरा होगा या पहला तीसरा होगा। तो तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कि शीघ्रावधि, यानी कि बहुत जल्दी, तत्काल, काल मनी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, काल मनी। आपको बताना था कि जो शीघ्रावधि वाली पैसे होते जिसको काल मनी कहते हैं, ये बैंकों द्वारा लेन देन में प्रयुक्त अल्पावधि वित्त है। बिल्कुल सही है, मैंने आप लोगों को बताया था कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सारे मनी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सभी को पता है कि ये रात भर के लिए लिया जाता है और बैंक आपस में ही इसका लेन देन करते हैं, बहुत कम समय के लिए, रात भर के लिए, यानी कि अल्पावधि के लिए। तो ये आप सभी को पता, तीसरा सही है। अब आप देख रहे हैं तीसरा इसमें नहीं है, यानी कि आपका क्या सही हो गया? पहला और तीसरा सही हो गया बच्चों, यानी कि दूसरा सही नहीं होगा। पहला वाणिज्यिक प्रपत्र, यानी कि जो कॉमर्शियल प्रपत्र होते हैं, बॉन्ड होते हैं, वो अल्पकालिक प्रतिभूति रहित बचत पत्र होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दूसरा जो है ये आपका सही नहीं है, जो कह रहा है कि जमा अवधि पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रपत्र है। आपका ये पॉइंट सही नहीं है बच्चों, याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका सही नहीं है। दूसरा सही नहीं है और आपका चौथा सही नहीं है। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरे का है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे, जमा प्रमाण पत्र एक जो है प्रारंभ मुद्रा बाजार के साधन हैं, और यह एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए बैंक या अन्य पात्र वित्त जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो है इन संस्थाओं में जमा किए गए धन के रूप में इसको जारी किया जाता है। इसलिए आपका ये RBI से जुड़ा हुआ जो बात कह रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं सही हैं। पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सही है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न था, और ये प्रश्न तो काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए। इसका उत्तर फटाफट दीजिएगा, बहुत ही आसान है, 2020 का ये भी क्वेश्चन है। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? हमारा कौन सा बैंक है जो विश्व के शीर्ष बैंकों में शामिल है? पहला है ICICI बैंक, दूसरा है SBI बैंक, तीसरा है HDFC बैंक, और चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत ही बढ़िया है बच्चों, बताएंगे कि कौन सा बैंक है जो भारत का है
और विश्व के 100 बड़े बैंकों में अपना स्थान दर्ज कराता है। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है और उस समय ये करंट में बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में था, इसीलिए ये क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे, भारत का एकमात्र बैंक जिसको SBI कहते हैं, यही विश्व के 100 बैंकों में, व्यापारिक बैंकों में अपने आप को दर्ज करा पाया है। चलिए अगला प्रश्न, और ये भी बहुत ही आसान है। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में कौन सा एक कारक योगदान नहीं है? यानी कि अगर भारत में मुद्रा का संकट है और मुद्रा संकट के जोखिम को कम करना है तो इसके लिए कौन से कारक का योगदान इसमें नहीं होगा? मुद्रा संकट के जोखिम को अगर आप कम करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो मुद्रा उसकी वैल्यू कम है, तो उसको कम करने के लिए आप किसका योगदान नहीं लेंगे? कौन सी चीज़ आपकी मदद नहीं करेगा? पहला है भारत के IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का। अगर भारत के IT सेक्टर के द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन हो रहा है तो क्या ये योगदान देता है विदेशी मतलब भारतीय मुद्रा के संकट को, क्या ये कम करेगा? दूसरा, सरकारी व्यय के बढ़ने से, क्या अगर सरकारें अपना व्यय बढ़ा दें तो क्या मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगा? तीसरा, विदेशी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, क्या विदेशों में जो भारतीय हैं अगर वो भारत में पैसे को भेजते हैं तो क्या इससे मुद्रा की वैल्यू बढ़ती है? और चौथा है कि कोई नहीं। यानी कि आपको बताना इनमें से कौन सा तरीका है जो भारतीय मुद्रा के वैल्यू को बढ़ाने में योगदान नहीं देगा, बाकी योगदान देंगे। वो कौन सा तरीका है जो योगदान नहीं देगा मुद्रा की वैल्यू बढ़ाने में? और सभी को मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुद्रा की वैल्यू बढ़ाते हैं और किन चीज़ों से मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है जो कि सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो योगदान नहीं देता है, तो योगदान कौन सा नहीं देगा? आपका जो दूसरा योगदान नहीं देगा। आप सभी को पता, अगर सरकारी व्यय बढ़ेगा यानी कि सरकार योजनाएं लाएगी, मार्केट में पैसा का आवाजाही बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी, तो जैसे पैसे की मात्रा बढ़ेगी तो वस्तु और सेवाओं की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। तो ये मुद्रा की वैल्यू को घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाएगा, संकट को और बढ़ा देगा। इसलिए ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे। पहला सही है कि भारतीय IIT सेक्टर में अगर विदेशी मुद्रा आ रहा है तो बिल्कुल सही है, और तीसरा भी सही है कि विदेशी भारतीयों द्वारा जो धन भेजा जाता है इससे भी मुद्रा की स्थिति मजबूत होती है। लेकिन आपका दूसरा वाला सही नहीं है। अगर भारतीय सरकार व्यय बढ़ाएगा तो मुद्रा का जो मार्केट में है सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो आप सभी को पता है स्फीति की समस्या आएगी। चलिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से पढ़िएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है बच्चों, बिल्कुल कोई दम नहीं है प्रश्न में। क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि अगर भारतीय रुपये का जो मूल्य है वो गिर रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इनमें से कौन सा एक भारत सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला संभावित उपाय नहीं होगा? यानी कि मुद्रा की वैल्यू बढ़ानी है तो कौन सा काम RBI या सरकार नहीं करेगी, यानी कि बाकी करेगी, लेकिन कोई एक उपाय है जो इसके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या है? गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। क्या ये बात सही है कि अगर मुद्रा की वैल्यू बढ़ानी है तो आयात को कम करिए और निर्यात को बढ़ाइए? दूसरा, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग इसके मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा है बच्चों, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग इसके मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। तीसरा, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। क्या विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित जो दशाएं हैं उनको आसान करने से भी मुद्रा की वैल्यू बढ़ती है? और चौथा, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। एक प्रसरणशील, आप सभी को पता है प्रसरणशील मतलब होता है मुद्रा का प्रवाह मार्केट में बढ़ा देना। क्या मुद्रा का जो मार्केट में प्रवाह है इसको बढ़ाने वाली जो नीतियां हैं, मौद्रिक नीतियां हैं जो RBI अपनाता है, क्या उसे अपनाया जाना चाहिए? क्या ये कारगर हैं मुद्रा के वैल्यू को बढ़ाने के लिए?
आपको बताना कौन सा तरीका है जो मुद्रा के वैल्यू को बढ़ाने के लिए सही नहीं है। तो आप सभी को ये चीज़ें पता चल गई होंगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ऑप्शन ही आंसर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा तरीका है जो मुद्रा की वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटा देगा, और इसलिए मुद्रा की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम उसे नहीं अपनाएंगे। आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 4, प्रसारणशील या प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा आरबीआई करता है तो मुद्रा की मार्केट में मात्रा बढ़ेगा, और मार्केट में अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा तो आप सभी को पता है कि मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी और वो और समस्याएं क्रिएट करेगा, इसलिए इसको नहीं अपनाएंगे। बाकी सारी चीज़ें हम अपनाएंगे, इससे मुद्रा की वैल्यू बढ़ती है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और लेटेस्ट क्वेश्चन था वो भी। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप लोगों को अच्छे से बताई हूँ, तो फटाफट उत्तर देंगे और गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बाजार में पैसा जुटा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले तो क्वेश्चन को समझ लें आप लोग। क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उत्तर आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, और क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है, और वो भी आप जान लें इसको कि आपका क्या है, ये बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय पैसा जुटा सकते हैं, बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। यहाँ पे होना चाहिए बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिसके द्वारा, या कौन सा बॉन्ड है जो जारी करके जो भारतीय संस्थान है वो विदेशी के बजाय भारतीय मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है कारपोरेट बॉन्ड, दूसरा है मसाला बॉन्ड, तीसरा है नगरीय बॉन्ड, चौथा है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो बताएंगे बच्चा लोग, बहुत आसान है आप सभी के लिए, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। अभी हाल ही में इसके बारे में मैंने आप लोगों से अच्छे से डिस्कस किया है क्लास में, तो क्लास में पढ़ने के साथ साथ देखिए कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये सारी प्रैक्टिस सेशन, जिससे आपका नॉलेज मजबूत होगा। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा। आई थिंक याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि मसाला बॉन्ड आप अपने देश के रुपए में जारी कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि कैसा बॉन्ड है, ये एक विदेशी बॉन्ड है, लेकिन आप अपने देश में किसी भी संस्थान के द्वारा विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय मुद्रा में जारी कर सकते हैं। मसाला बॉन्ड FCI का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विश्व व्यापार संगठन का एक भाग है जो पैसे की आपूर्ति करने के लिए घरेलू मुद्रा में ही बॉन्ड को जारी कर सकता है, और उसका नाम है मसाला बॉन्ड। और आपको मैंने बताया था कि जापान में भी वो एक बॉन्ड जारी करता है, उसका नाम क्या है बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही अच्छे से उत्तर दे सकते हैं आप लोग। कॉमन सेंस का प्रश्न है। क्वेश्चन है, भारत में लघु वित्त बैंक को स्थापित करने का क्या प्रयोजन नहीं है। लघु वित्त बैंक आप देख ही रहे हैं कि कम ऐसे बैंक जो थोड़े मोड़े छोटे मोटे रकम की आपूर्ति करके लोगों की मदद करें, तो इसकी स्थापना किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका क्या उद्देश्य नहीं है, यानी कि बाकी इसके उद्देश्य होंगे, कोई ऐसा होगा जो इसका उद्देश्य नहीं है। पहला है लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की आपूर्ति करना। क्या लघु विकास बैंक का काम या वित्त बैंक का काम है कि जो लघु विकास इकाइयां हैं इनको पैसे प्रदान करना। दूसरा, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। क्या छोटे और सीमांत कृषकों को ये ऋण उपलब्ध कराएगा, क्या ये भी इसका काम है। और आपका तीसरा है युवा उद्यमियों को विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो आपके लघु वित्त बैंक का काम है, और आप इसे बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आई थिंक आप इसका उत्तर जान गए हैं कि क्या होगा। याद रखेंगे बच्चों, इसका कौन सा काम नहीं है,
ये याद रखेंगे इसका। युवा उद्यमियों की विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने को प्रोत्साहन करना, ये नहीं है इसका, बल्कि क्या है तो आपका लघु व्यवसायिक इकाइयों को ऋण देगा और लघु और सीमांत कृषकों को ऋण देगा। ये उद्यमियों के लिए नहीं है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी बढ़िया है, कह रहा एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ को क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है। यानी कि अगर आप एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ को अपना रहे हैं, यानी कि यूपीआई कर रहे हैं, यूपीआई को क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है। पहला है ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं है। क्या यूपीआई करने के लिए ऑनलाइन भुगतान के समय मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। क्या आने वाले 2 दशकों में जो आपकी भौतिक मुद्रा है उसका स्थान जो है वो पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह डिजिटल ले लेगा, यानी कि सब कुछ आने वाले 2 दशक में ऑनलाइन हो जाएगा, कोई भी हाथ में पैसा लेकर के काम नहीं करेगा। क्या ये बात संभव है, क्या ये सही है। तीसरा, एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी। क्या आने वाले समय में एफडीआई अगर जो है लोग यूपीआई कर रहे हैं तो यूपीआई से एफडीआई में वृद्धि होगा। तीसरा, निर्धन व्यक्तियों को उपादानों का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावी हो जाएगा। क्या यूपीआई के थ्रू जो किसान हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनको कोई भी चीज़ देना काफ़ी आसान हो जाएगा, सीधे मतलब उनके लिए काम किया जा सकेगा। तो आपको बताना है बच्चा लोग कि यूपीआई जो पेमेंट आया है, यूपीआई है, इसके लागू होने से सबसे ज़्यादा क्या प्रभाव होने वाला है, आईएएस का प्रश्न है, तो आप सभी को पता हो कि इसका जो उत्तर है ना बहुत आसान है कि ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी यूपीआई करने के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आने वाले 2 दशकों में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और करेंसी जो है हार्ड करेंसी समाप्त हो जाएगी। अतिशयोक्तिपूर्ण बात है खास करके भारत के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और यूपीआई से एफडीआई बहुत भारी मात्रा में वृद्धि होगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और निर्धनों को सीधे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, सब कुछ दे देंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यूपीआई एक तरीका है ऑनलाइन जो है ट्रांजिशन करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा इससे। चलिए अगला प्रश्न भी आईएएस का है और ये जो है 2017 में करंट में था, तो ये करंट आधारित प्रश्न था उस समय। देखिए किस तरह के करंट आधारित प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को शामिल किया है कि आप जानें कि कैसे प्रश्न करंट आधारित बनते हैं। तो पहला है, यह आरबीआई की मानक क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला है, यह आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। क्या जो मौद्रिक नीति समिति है यह आरबीआई के मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। और दूसरा है, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। और तीसरा, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। तो बच्चों याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा सही है आप मुझे ये बताइए, कौन सा सही है आप मुझे ये बताइए, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट सही है बाकी 2 गलत हैं, तो बताइएगा कौन सा है जो कि आपका सही है। और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकेंगे, क्योंकि ये करंट आधारित था और आपको पता हो कि जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा तो उसमें फैक्ट भी होंगे आपके, यानी कि जो आप एकेडमिक पढ़ते हैं वो भी होगा और बाकी आपकी करंट बेस्ड भी होगा। तो आई थिंक याद हो आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। याद रखेंगे कि आपका जो पहला है ना यही सही है, यह आरबीआई की मौद्रिक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। जो आरबीआई का मौद्रिक ब्याज दर होते हैं, करों नहीं होगा यहाँ पे दरों होगा, दरों का निर्धारण करती, यही सही है। यह 12 सदस्यीय नहीं होता है बल्कि यह 6 सदस्यीय निकाय होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, 6 सदस्यीय निकाय होता है। और ये भी याद रखेंगे इसका जो कार्यकाल होता है ना
ये 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का होता है, 6 सदस्यीय निकाय है, 4 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, इसलिए आपका जो है गलत है। और तीसरा भी गलत है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है ना वो आरबीआई का गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है, इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री नहीं होता है। आरबीआई का गवर्नर अध्यक्ष होगा, 6 सदस्यीय समिति होता है, 4 वर्षों पर नियुक्ति होती है और ये आरबीआई के मानक ब्याज दरों का निर्धारण करता है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, और ये भी काफ़ी आसान है, आईएएस का प्रश्न है और आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बिटकॉइन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है मैंने। क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? आप सभी को उत्तर पता है, फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चों। पहला है, बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। क्या बैंक आरबीआई होते हैं जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक होते हैं वही इनको कंट्रोल करते हैं जो बिटकॉइंस होते हैं। दूसरा, बिटकॉइन के पते वाले कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस जो है भेज सकता है। क्या ये बात सही है कि जो 2 बिटकॉइन पते वाले व्यक्ति एक दूसरे को बिटकॉइन भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं आपस में? क्या ये बात सही है? तीसरा, ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरह की पहचान जाने बिना की जा सकती है। क्या ये बात सही है कि जो ऑनलाइन लेन देन होगा वो दोनों तरफ का जान पहचान जाने बिना भी एक दूसरे के मतलब जो है बिना परिचय के भी चीज़ें हो सकती हैं? 3 ऑप्शन है बच्चों, इसमें से कोई एक है जो सही नहीं है, बाकी 2 सही हैं। आपको बताना है कि वो कौन सा है जो सही नहीं है। बहुत आसान है, क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा सही नहीं है। पहला ही सही नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का खोज खबर या नियंत्रण कोई भी केंद्रीय बैंक नहीं रखता, आप सभी को पता है, इसीलिए इसमें जोखिम बहुत होता है, इसीलिए ज़्यादातर देश अपने यहाँ मान्यता नहीं देते, जैसे भारत भी इसको मान्यता नहीं देता है। दूसरा बिल्कुल सही है कि इसके पते वाले कोई भी व्यक्ति जो होते हैं वो आपस में लेन देन कर सकते हैं, बिटकॉइन में कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों एक दूसरे के बारे में बिना जान पहचान के भी अपना लेन देन का काम कर सकते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन पहला सही नहीं है। अब आया अगला प्रश्न, और ये भी बहुत ही शानदार है, और आईएएस का प्रश्न है तो निश्चित तौर पे शानदार होगा और आसान भी है, जो कि पढ़ा हुआ है आप लोगों का। आप सभी को सारे बैंकों का स्थापना जो दिवस है वो पता है, मैंने बता रखा है क्लास में, मैंने कहा भी था कि ध्यान दीजिएगा, ये क्रम जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये आईएएस में भी आया हुआ है और यूपीपीसीएस मेंस में भी आया है। तो आपको बताना है बच्चों, इन बैंकों का क्रम, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, उसके बाद और उसके बाद और फिर उसके बाद। तो आई थिंक आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं बहुत ही आसानी से, आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा ये। चलिए मैं सबका ईयर बता दे रही हूँ, आप उसके बाद फटाफट लगा दीजिएगा। आप सभी को पता हो कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। जो अग्रणी बैंक है इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। नाबार्ड आप सभी को पता ही है कि 1982 की घटना है, ये 1982 में हुआ था। किस समिति की सिफारिश पे हुआ था, अगर याद है तो भी बता दीजिएगा। और जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है ये तो आपका 1955 की घटना है, 1955 की घटना है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका सही क्रम क्या हो जाएगा। अब तो आप सभी को पता ही चल गया कि कौन सा है सही क्रम। तो सबसे पहले क्या उस 1955 वाला आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। तो आप देख रहे हैं चौथा पहले नंबर पे आएगा, तो चौथा आपका ए में भी है और बी में भी है, लेकिन आपका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपका आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, उसके बाद अग्रणी बैंक 1969, उसके बाद 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और नाबार्ड सबसे लास्ट में होगा, तीसरा जो है लास्ट में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। निम्न में से कौन कौन से भारत में व्यापक धन में शामिल है? व्यापक धन में शामिल है आपको ये बताना है। पहला है जनता के पास मुद्रा।
क्या ये व्यापक धन में शामिल है? दूसरा, बैंकों के पास मांग जमा। तीसरा, बैंकों के पास समय जमा। और चौथा है उपयुक्त सभी। बताएंगे बच्चों, आप सभी को मैंने बताया क्लास में कि व्यापक धन यानी कि व्यापक मुद्रा में M3 आता है और व्यापक मुद्रा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं ये भी बता चुकी हूँ कि व्यापक मुद्रा में जनता के पास करेंसी या मुद्रा, साथ ही बैंकों के पास जमा धन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप सभी को पता है कि आपका जो बैंकों के पास जमा होता है वो मांग जमा भी होता है और जो है उनके पास फिक्स डिपॉजिट भी होता है और जनता के पास मुद्रा भी है। सब व्यापक मुद्रा के उदाहरण है। M3 में तीनों आएंगे तो आप ही को याद रहे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है कि भारत में व्यापक धन में शामिल हैं आपके तीनों, जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास समय जमा। चलिए बच्चा लोग, अगला प्रश्न भी IAS का है और काफ़ी शानदार है और इसका उत्तर भी आई थिंक आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों का घटते अनुक्रम में लगाना है। यानी कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा तरल आएगा, उसके बाद उससे कम और सबसे लास्ट में सबसे कम तरल आएगा। बहुत अच्छे से बताई हूँ। तरल किसे कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा मार्केट में लेन देन में है, आवाजाही में है, वो सबसे तरल है। और ऐसी मुद्रा जो मार्केट में जल्दी नहीं आती है वो सबसे कम तरल मानी जाती है, या जो लेन देन में बहुत कम रहती है वो तरल नहीं मानी जाती। तो उस आधार पे आप देखेंगे आपका कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो लेन देन में काम आता है वो आपकी करेंसी होती है। और उस करेंसी में आप देख रहे हैं आपका इसमें पहले नंबर पे 4 इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं है। अब आपको इसका जो है कूट मिलाना है और कितना बढ़िया है, आपका जो पहले नंबर पे है वो 4 2 ऑप्शन में है और आपको इसका उत्तर फटाफट देना है। तो आपका पहला तो चौथे नंबर का पहले नंबर पे हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए चलो क्या होगा, बैंकों के पास मांग जमा यानी कि जो डेली लेन देन में हो, डेली चलन में हो, तो ये भी हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे में क्या है, बैंकों के पास बचत जमा और बैंकों के पास सावधि मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट तो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, यानी कि ये तो नहीं होगा। तीसरे नंबर पे हो जाएगा बैंकों के पास बचत, जो सेविंग अकाउंट होते हैं जिसमें पैसे बहुत कम बढ़ते हैं, ब्याज बहुत कम, जिसमें से पैसे आप निकाल सकते हैं जब इच्छा हो तब, ये इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तो तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा और आपका चौथे नंबर पे बी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, नो डाउट, इसमें आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है, साथ ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका दिमाग बढ़ेगा कि आपको पता चलेगा कौन सी मुद्रा ज़्यादा तरल है और कौन सी कम। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी बहुत आसान है क्योंकि 3 ही ऑप्शन है और तीनों में से बताना है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ साथ बढ़ता है। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है वो तेज़ी से बढ़ेगा, किसके साथ बढ़ेगा, ऐसा क्या होगा कि मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी। पहला, आरक्षित अनुपात में वृद्धि, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। अच्छा, आरक्षित अनुपात में वृद्धि यानी कि यहाँ तक आपका एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है बच्चों, याद रखिएगा। और यहाँ से आपका मान लीजिए ये 4 है, चौथा है, चूँकि दूसरा यहाँ है, तीसरा है। पहला है आरक्षित अनुपात में वृद्धि, दूसरा है सांविधिक नगद अनुपात में वृद्धि, तीसरा है देश की जनसंख्या में वृद्धि, चौथा है जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया है और ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी कि जो मनी है वो मल्टीप्लायर के तरह बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और आपको बताना है कि वो कौन सा तरीका होगा जिससे मुद्रा की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो आप सभी को पता है कि आरक्षित अनुपात बढ़ा देंगे तो इससे मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ेगा। आपको पता है कि सांविधिक नगद अनुपात बढ़ाने से भी ऐसा नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का गुणक में बढ़ोतरी करना है ना, और जनसंख्या वृद्धि से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो बढ़ाता नहीं बल्कि घटा देता है। बढ़ाएगा कौन, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि अगर किया जाए तो ये चीज़ें मुद्रा के गुणक को बढ़ाती हैं, जो कि पैसे निकालने, जमा करने का काम करना, निवेश करना, नई चीज़ें उत्पादित करना। बैंकिंग आदतें अगर लोगों के मतलब जो है जीवन में शामिल हैं तो निश्चित तौर पे मुद्रा के जो
मात्रा है वो गुणज के आधार पे बढ़ेगा। अब इधर आपकी बहुत आसान क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। मैं ये सारी मुद्रा पढ़ा चुकी हूँ। सुलभ मुद्रा क्या है, दुर्लभ मुद्रा क्या है, स्वर्ण मुद्रा क्या है, गर्म मुद्रा क्या है, सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ बच्चा लोग। तो बताएंगे विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाता है। वो विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास कर जाए, जो मतलब बहुत तेज़ी से प्रवास कर जाए, दूसरी जगह चली जाए, वो कौन सी मुद्रा होती है। तो आप सभी को मैंने बताया था वो गर्म मुद्रा होती है। त्वरित प्रवास करने की, त्वरित पलायन करने की जिसमें प्रवृत्ति पाई जाती है वो कौन सी मुद्रा होती है, वो गर्म मुद्रा होती है, हॉट मनी जिसको कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये भी बहुत आसान है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है, यानी कि भारत में जो मुद्रा संबंधी नोटों का जो निर्गमन प्रणाली है वो किस पर आधारित है। पहला है आनुपातिक कोष प्रणाली पर, दूसरा न्यूनतम कोष प्रणाली पर, तीसरा स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, चौथा पूर्ण परिवर्तनशील प्रणाली पर। बहुत आसान है लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि पढ़े हुए आप लोगों को थोड़ा समय हो गया है और आप लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। बताएंगे बच्चा लोग भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली के बारे में कौन सा सही, यानी कि निर्गमन प्रणाली हमारे यहाँ जो नोटों का है वो किस पर आधारित है, कौन सी प्रणाली पे आधारित है। तो आप सभी को याद हो अगर तो आप ये याद रखेंगे कि ये कैसे होता है, न्यूनतम कोष पर आधारित है ना। आरबीआई को अपने पास न्यूनतम रिजर्व कोष रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मुद्रा जारी करेगा जो कि 200 का होगा। और उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना सोने के रूप में होगा, कितना विदेशी मुद्रा के रूप में होगा, सारी चीज़ें बताई हूँ। याद है तो उत्तर दीजिएगा। न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर आपका जो आरबीआई है इसी प्रणाली पर ये क्या करता है, वर्क करता है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 200 करोड़ रुपया जो है ये न्यूनतम रूप में, आरक्षित रूप में रखता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना रखता है और बाकी जो 85 करोड़ होता है ये विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य होता है आरबीआई के लिए। इसी को कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम कोष प्रणाली। बहुत ही बढ़िया है बच्चों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार एग्ज़ाम में आया हुआ है ये, इसीलिए आप लोग इसको गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है, इतना आसान क्वेश्चन, आज का सबसे आसान क्वेश्चन। भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। पहला है आरबीआई, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। बहुत आसान है, कोई दम नहीं है इस प्रश्न में, तो आप लोगों के लिए इसका उत्तर देना काफ़ी आसान है। बहुत आसानी से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। और आप सभी को पता है कि इससे स्टेट बैंक का कोई लेना देना नहीं, कोई मुद्रा ना तो ये स्टॉक बाज़ार का है ना ही स्टेट बैंक का है। अब वित्त मंत्रालय और आपका आरबीआई में से बताना है कि कौन सा हो सकता है। आप सभी को पता है कि भारत में सिक्के जारी करने का जो अधिकार है, जो मतलब राइट है, वो भारत सरकार के पास है, वही इसका निर्माण करने का दायित्व है इनके पास। लेकिन ये होता किसके थ्रू है, कौन किसके माध्यम से होता है, तो आरबीआई के माध्यम से होता है। माध्यम आरबीआई बनता है लेकिन करता कौन है, भारत सरकार करती है। और 1 रुपये के सिक्के या नोट पर साइन भी आप सभी को पता है वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, लेकिन सिक्के जारी करता है सरकार, भारत सरकार। लेकिन ऑप्शन में भारत सरकार नहीं है तो आरबीआई के माध्यम से करता है, इसलिए आरबीआई जो है ये सही हो जाएगा। आरबीआई के माध्यम से सरकार सिक्कों को जारी करती है और 1 रुपये के सिक्के पर आप सभी को पता है कि वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा, रटा हुआ होगा, क्योंकि ये वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आईएएस का नहीं है। और लास्ट में देखिए कितना आसान आप लोगों को प्रश्न दे दिया गया ताकि आप लोग बोर ना हो बच्चा लोग, क्योंकि आप लोग बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बताएंगे कौन सा है आपका सही उत्तर, और उम्मीद है कि आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, दूसरा है दिल्ली, कोलकाता तथा हैदराबाद, तीसरा है मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु,
और चौथा है आपका, इसमें एक पॉइंट मिस है, यहाँ पे है बम्बई। 3 जगहों का कूट है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जहाँ पे भारतवर्ष में सिक्के की ढलाई होती है। तो याद रखेंगे ये आपका उत्तर 4 है, कोलकाता, हैदराबाद और आपका बम्बई, यानी कि बम्बई, और इसके अलावा नोएडा। ये 4 स्थान हैं जहाँ पे सिक्के की ढलाई की जाती है। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं कि कहाँ पे टकसालें हैं जो सिक्के की ढलाई करती है। तो मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है और साथ ही है आपका नोएडा। नोएडा का सबसे लेटेस्ट है, नया है, ये भी याद रखेंगे, सबसे बाद में बना है। और आज का अगला प्रश्न है, और ये तो बहुत आसान है, आप सबको इसका उत्तर पता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा के अर्थ को सही वर्णित करता है। कौन सा है जो बता रहा है कि कोई भी मुद्रा जो है वो वैध है, वैध मुद्रा को सही रूप से वर्णित कर रहा है। पहला, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के रूप में चुकाए जाने वाली मुद्रा। दूसरा, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य है। और तीसरा, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में जो मुद्राएं ली जाती हैं। और चौथा है, बैंक मुद्रा किसी देश में जो चलन में धातु मुद्रा के रूप में है। बताएंगे बच्चा लोग कौन ऐसा है जो सही है। बहुत आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, इसमें तो कोई डाउट आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक आप लोग को याद होगा, मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ और प्रैक्टिस सेशन में भी ये क्वेश्चन हो चुका है। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, यही 2 है, यही सही है। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटान के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य है, यही हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि जो न्यायालय को फीस के रूप में चुकाई जाए वही होगा वैधानिक मुद्रा, ये तो गलत ही है। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल होंगे वैध मुद्रा, ये भी सही नहीं है। और बैंक मुद्रा किसी भी देश में चलन में धातु की मुद्रा है, ये भी नहीं है। कोई भी जो लेने के लिए स्वीकार करने के लिए बाध्य हो वही तो है वैध। चलिए अगला प्रश्न, और ये तो बहुत आसान है। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। आपको बताना है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय नकदी, लिक्विडिटी जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी समस्या किसके अनुपलब्धता से संबंधित है। किसकी उपलब्धता अगर नहीं होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नकदी की समस्या होगा। पहला है वस्तुओं और सेवाओं का, क्या वस्तु और सेवाएं ना हो तो नकदी की समस्या होगी। दूसरा है सोना और चांदी, अगर सोना और चांदी ना हो तो क्या नकदी की समस्या उत्पन्न होगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तीसरा है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं। और चौथा है निर्यात योग्य जो है बेसी, निर्यात योग्य बेसी सरप्लस। बेसी मतलब सरप्लस, बेसी बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बेसी मतलब अधिक जो होता है, जिसको हम सरप्लस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको बताना है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित। तो याद रखेंगे डॉलर और अन्य जो दुर्लभ मुद्राएं जिनका डिमांड ज़्यादा रहता है और जिनकी सप्लाई कम रहती है, ऐसी मुद्राओं की कमी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तरलता की कमी हो जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान, आप सभी को पता है इससे आसान आज कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। काली मुद्रा क्या है, ब्लैक मनी किसे कहते हैं बच्चा लोग। पहला है यह एक अवैध मुद्रा है, दूसरा यह एक जाली मुद्रा है, तीसरा यह खराब मुद्रा है और चौथा यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं किया मतलब जो है दिया गया है। यानी कि अवैध आय, इनकम जिस पर आयकर ना दिया गया हो, ऐसी मुद्रा को ब्लैक मनी या जो है ब्लैक मुद्रा कहते हैं। तो क्या ये बात सही है? बहुत सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको पता है यही ही सही है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन भी समाप्त रहा। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। हम लोगों ने टफ से शुरू किया और इजी की तरफ गए, इसीलिए बहुत इजी लग रहा है। लास्ट में सारे क्वेश्चन बड़े आसान थे बच्चा लोग, लेकिन शुरुआत के क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार थे। और 2020, 21, 19 इधर लेटेस्ट आए हुए थे। तो अपने नॉलेज को चेक करिए कि क्या आपने जो पढ़ा है वो सही दिशा में पढ़ा है, क्या जो पढ़ाया गया वो आपको सही पढ़ाया गया है, क्या आपका जो नॉलेज है वो एग्ज़ाम पास करने के योग्य है।
क्या जो क्वेश्चन आए हैं उनका पैटर्न आपके समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कौन सा तरीका, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, और फिर ढेर सारी होंगी बातें और डिस्कशन। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग। थैंक यू सो मच।